हेलो एंड वेलकम टू लीव बर्ड एंड पेटल। आज हम बात करेंगे इस रबर प्लांट की, जिसको कि फाइकस इलास्टिका भी कहते हैं। तो मेरे पास ये दो प्लांट्स हैं जो मैंने इनकी शॉपिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और तब से ये मेरे पास ही हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। जब मैं लेके आई थी तो काफ़ी छोटे प्लांट्स थे ये, और अभी देखिए ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। इनको मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है। ओके, और ये जो दिख रहा है ये राइस हस्क है। इसको मैंने मल्चिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जाती है, तो इस वजह से थोड़ी हेल्प करता है मॉइस्ट रखने में मिट्टी को, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, और आपके पास भी इतना ही सुंदर प्लांट कैसे रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां कैसे आएंगी। जबकि मैंने बड़ी पत्तियों पे कैसे मिलेंगी आपको रबर प्लांट पे बड़ी पत्तियां, मैंने शेयर भी की है एक वीडियो, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे केयर करनी है इस प्लांट की, वो मैं आज बात करूँगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो रबर प्लांट होता है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल ट्री है बेसिकली ये काफ़ी बड़ा होता है। जंगल में अगर ये मिट्टी में लगा होता है तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि हम इसको गमले में रखते हैं तो लिमिटेड सॉइल होती है, लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है, तो इसकी ग्रोथ भी कंट्रोल होती है, काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है और ये आउटडोर ही है, मतलब बाहर ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू घर के अंदर। अगर आप घर के अंदर लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती अगर हम इसको घर के बाहर रखते हैं। ये जो इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं, एक तो ये बरगंडी वाला है जो आपके पास भी हो सकता है हो, ये बड़ा ही प्यारा कलर होता है इसका, बहुत ही सुंदर सा। और दूसरा ये ग्रीन कलर का है, और एक और वैरायटी होती है वेरीगेटेड। तो ये जो दो प्लांट्स हैं ये काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं। इनको सन में अगर आप रखते हैं, डायरेक्ट सन में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है उसको अगर हम डायरेक्ट सन में ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो उसकी लीव्स जो हैं वो बर्न होने लग जाती हैं। लेकिन ये दोनों प्लांट डायरेक्ट सन में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है डायरेक्ट सन में। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि वेरीगेटेड वाली एक्चुअली हाइब्रिड वैरायटी होती है, और वो थोड़ी सेंसिटिव होती है इन दोनों से, ये काफ़ी हार्डी होते हैं ये दोनों वैरायटीज़। तो ये सन में बहुत अच्छा करते हैं, डायरेक्ट सन में। लीव्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी इनकी हो जाती है जब आप इनको डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो। और अगर इनको बहुत ज़्यादा दिनों तक घर के अंदर रखते हैं तो फिर क्या होता है कि ये लेगी हो जाती हैं। लेगी मतलब कि इनकी जो ये नोड एरिया है, नोडल एरिया, ये काफ़ी बड़े हो, दूर दूर तक हो जाते हैं, ये लेगी हो जाता है, और पत्तियां काफ़ी छोटी हो जाती हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये शेयर किया था कि जब मैंने इस प्लांट को अंदर रखा था तब इसकी पत्तियां देखिए आप इतनी छोटी हैं, और जब से मैंने बाहर रखा हुआ है तब से जितनी भी पत्तियां निकल रही हैं वो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां निकल रही हैं। और सेम इसके साथ भी है, देखिए ये जब मैंने घर के अंदर रखा था तब की कंडीशन है, और ये सब उसके बाद की कंडीशन है। तो ये प्लांट जो है अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो ये डिसएडवांटेज है कि एक तो ये लेगी हो जाएगा, ये नोडल एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा, इंटर नोड जो है इनके काफ़ी लंबे लंबे हो जाएंगे, और पत्तियां भी काफ़ी छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो बीच बीच में इसको आप डायरेक्ट सन में भी रखें, थोड़ी देर के लिए से ग्रेजुअल शिफ्ट करें, नहीं कि एकदम से तेज़ दोपहर की धूप में ले जाके रख दिया। पहले आपने इंडोर रखा था उसके बाद डायरेक्ट तेज़ धूप में रख दिया, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको शिफ्ट करें। से मॉर्निंग की धूप में रखें 10 से 12 बजे तक की, और फिर धीरे धीरे उसको आदत डालें पौधे को, और फिर आपका वो ठीक से अच्छे से ग्रो करेगा। तो और फिर अगर क्या करते हैं, अगर आप इंडोर रखते हैं और एक ही जगह पे रखे रहे आप बहुत दिनों तक, एक तो ये लेगी हो जाता है, दूसरा लेगी होने के साथ साथ क्या होता है कि जिधर से इसको थोड़ी बहुत धूप मिल रही होती है वो उसकी तरफ हल्का हल्का मुड़ने लग जाता है, मतलब उसी की तरफ वो प्लांट टेढ़ा होने लग जाता है जिधर से थोड़ी बहुत भी धूप आ रही होती है। तो ये इसके इंडोर रखने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आपको घर के अंदर रख के और डेकोरेशन पर्पज़ से इसको रखना है तो शिफ्ट करते रहना है, आपको शफल करते रहना है प्लांट्स को, घर के बाहर भी, धूप में भी, डायरेक्ट धूप में भी, तो जिससे ये हेल्दी बना रहेगा। तो ये हो गई आपके इंडोर रखने की जो बात है।
और कभी कभी ये होता है कि आपने पौधा काफ़ी दिनों तक इंडोर था और डायरेक्ट आपने खूब तेज़ धूप में रख दिया, तो उससे वही प्रॉब्लम आएगी कि सनबर्न की प्रॉब्लम आएगी, पत्तियां झुलस जाती हैं क्योंकि उनको इतने तेज़ धूप की आदत नहीं है, और आपने एकदम से उनको डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप में रख दिया तो पत्तियां जल जाती हैं उसकी। सो धीरे धीरे उसको आप एडजस्ट कराएं। और यही वजह है कि जब हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो आप देखते होंगे कि नर्सरी जो होती है वो शेड में होती है, शेड ही जगह पे होती है, और जब हम उनको ले आके डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो वो मुरझाने लग जाते हैं पौधे। तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन वजह यही होती है कि उन्होंने शेड में रखा था, आपने ले आके उसको धूप में लगा दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट ये ख़रीद के ले आएँ तो पहले इनडायरेक्ट लाइट में रखें और फिर धीरे धीरे इनको शिफ्ट करें टूवर्ड्स डायरेक्ट लाइट। फिर अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सॉइल मिक्स की, तो ये प्लांट में रूट रोटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी रहती है। तो जब भी सॉइल मिक्स आप तैयार करें तो आप ये ध्यान रखें कि जो सॉइल मिक्स हो वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो। इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही इस पौधे को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। मॉइस्ट का मतलब सॉगी नहीं, गीली नहीं, मॉइस्ट मिट्टी का मतलब कि बिल्कुल हल्की सी उसमें नमी बनी रहे मिट्टी में, ऐसी मिट्टी इसको पसंद है, लेकिन सॉगी नहीं। तो इसके लिए आपको वेल ड्रेन्ड जो सॉइल मिक्स है वो तैयार करना है, जिसमें आप चाहें तो 30% मैंने तो यूज़ किया हुआ है, जिसमें 30% गार्डन सॉइल है, 30% सैंड है और 30% ही 30 या 40% थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट है। तो इस तरह का मिक्सचर मैंने इक्वल प्रोपोर्शन तीनों का लिया हुआ है, 30 आप कह सकते हैं, आप 33 एक्चुअली। तो ये प्रोपोर्शन मैंने लिया हुआ है और ये तीनों का ही मिला के मिक्सचर मैंने तैयार किया, और देखिए पौधे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी है इनकी। और वाटरिंग आप तभी करें इन प्लांट में, क्योंकि इनको ओवर वाटरिंग से प्रॉब्लम है, तभी आप वाटरिंग करें जब इनकी टॉप सॉइल बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। और गर्मियों में इनकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो बार बार फ्रीक्वेंट वाटरिंग से रोकने के लिए जैसे मैंने मल्चिंग कर रखी है, तो आप भी मल्चिंग कर सकते हैं। और जब भी आपको चेक करना हो कि पानी देना है या नहीं, तो थोड़ा सा इसको हटा लें, हटा के और चेक कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर की मिट्टी कैसी है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी दें। तो ये सॉइल जब आप देखें कि हल्की सी ड्राई हो रही है तभी आप इसमें पानी दें, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक इसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों के साथ आती है, ये कि इसकी पत्तियां गिरने लग जाती हैं। तो पत्तियां गिरने की 3 वजहें होती हैं। जब भी कभी आपके रबर प्लांट की पत्तियां अगर गिर रही हैं तो उसकी 3 वजहें होती हैं। एक तो होता है कि एजिंग की वजह से पत्तियां गिर रही हैं, वो तो नॉर्मल है कि प्लांट से 1 या 2 पत्तियां नीचे की गिर गई, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन अगर और जो 2 वजह हैं, उसमें पहला है ओवर वाटरिंग और दूसरा है अंडर वाटरिंग। जो ओवर वाटरिंग का केस होता है, उसमें जब पत्तियों के गिरने का जो प्रोसीजर होता है वो ऐसे होगा कि जो पत्तियां हैं उसके शुरू में क्या होगा कि जो मिडिल जो ये वाला पार्ट है आपका मिड रिब जो होता है, ये बीच की जो लाइनिंग दिख रही है, ये वाला पार्ट क्या होता है शुरू में येलो होना शुरू हो जाता है। ये ओवर वाटरिंग का केस है। जो ये बीच की लाइन है ये येलो होनी शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे पूरी पत्ती पे फैल जाता है, येलोइंग जो लीफ का है। और फिर ये हैवी हो जाती है लीफ, और हैवी होने के बाद मतलब भारी सी हो जाएगी, बिल्कुल विल्टी सी, और उसके बाद ब्राउन हो जाएगी पूरी पत्ती और फिर वो गिर जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। तो इस तरह से अगर इस प्रोसीजर के साथ अगर पत्तियां गिर रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर दी है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंट वाटरिंग जो कर रहे हैं आप उसको नहीं करना है। और दूसरा, आपको अपने पौधे को गमले से निकाल के एक बार चेक कर लेना है कि कहीं रूट रॉटिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपने इतना पानी डाल दिया है तो चांसेस हैं कि उसमें रॉटिंग भी हो रही हो। तो उसको निकाल के और आप चेक कर लें, और अगर ऐसा कुछ रूट रॉटिंग का कंडीशन बन रहा है तो उसमें जो भी डेड पार्ट है उसको हटा के क्लीन करके और फिर एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करके और उसमें आप उसको रीपॉट कर दें। दूसरी जो कंडीशन है वो अंडर वाटरिंग की है। अंडर वाटरिंग की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो पहले सॉफ्ट होने लग जाती हैं, पूरी पत्ती बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और सॉफ्ट होने के बाद वो ड्रॉप करने नीचे की तरफ झुकने लग जाएगी और फिर धीरे धीरे सूखने लग जाएगी, फिर ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी, बिल्कुल चुरचुरी सी हो जाएगी और फिर फेल ऑफ हो जाएगी, गिर जाएगी वो प्लांट
पौधे से आपकी पत्ती। और जो ब्राउनिंग जो इसमें स्टार्ट होती है वो एजेस से स्टार्ट होती है। जो एजेस हैं ये मार्जिन जो है इसका, इधर से ब्राउनिंग स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे वो पूरे पत्तियों में फैल जाती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जो भी आपके पौधे की पत्तियां गिर रही हैं वो किस वजह से गिर रही हैं। तो आप इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं उसके हिसाब से ही। और कंपोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लांट में आप महीने में 2 बार कंपोस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी इसकी पत्तियां होती हैं और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी उसकी उसी हिसाब से होती है। तो अगर आप अपने पौधे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो महीने में कम से कम 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र डालें। वो कोई भी हो सकता है जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो किचन कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर आपने कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा है, तो उन दोनों को ही आप 2 बार इसमें डाल सकते हैं। और क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो अगर आप इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो आप इसके पॉट का साइज़ कंट्रोल में रखिए। बहुत बड़ा पॉट अगर आप लेंगे तो इसकी ग्रोथ अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी बिल्कुल ही। और दूसरा यह तरीका है कि आप टाइम टू टाइम इसमें प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि ये ऊपर के साइड और ज़्यादा ग्रो ना करे, साइड ब्रांचेज निकलें। तो इस तरह से आप इसकी ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोपेगेशन की, तो ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। आप कोई भी स्टेम कट करके और उसको अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसकी लीफ प्रोपेगेशन भी होती है। तो पत्ती को आप सिंपली अगर एक पत्ती को भी आप निकाल के और ऐसे कट करके लगा दें। इसको मैंने लगाया हुआ था इसमें, और इसमें रूट्स आ गई हैं, मैं निकालना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी रूट्स आ गई हैं। तो ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है बड़ी आसानी से। तो प्रोपेगेशन के लिए आप कटिंग से यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्टेम कटिंग से, और पत्तियों से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन लीफ में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब उसमें रूट बनेंगे फिर साइड से एक छोटा सा उसमें शूट तैयार होगा, और इसमें कटिंग में डायरेक्ट रूट आ जाती है और फिर वो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो कटिंग से इसको बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग से भी कुछ लोग, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा टेक्निकल होता है, तो जो लोग इतने इसमें माहिर नहीं हैं इस तरह की टेक्निक्स में, तो वो इसको नहीं कर पाते हैं। तो कटिंग सबके लिए ठीक है, इजी है एज़ कम्पेयर टू एयर लेयरिंग। तो और इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी। कटिंग को दोनों तरफ इसकी रूटिंग होती है, सॉइल में भी और पानी में भी। और अगर हम पेस्ट की बात करते हैं तो मेरे प्लांट्स में इतने दिनों से ये है, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई पेस्ट का इस पर अटैक हुआ हो। कोई पेस्ट मैंने नहीं देखा है। तो अगर सपोज़ आपके पास है और बाई चांस उसमें पेस्ट का कंट्रोल आप करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर आपको कुछ दिख रहा है मिलीबग या कुछ भी इस तरह का, तो आप सिंपल जो ऑर्गेनिक जो भी पेस्टिसाइड है, नीम ऑयल, उसका स्प्रे आप करें तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा उनसे। और टाइम टू टाइम इनकी पत्तियों को एक गीले कपड़े से साफ़ करते रहें, जिससे इनमें अच्छी सी जो शाइन है वो बनी रहेगी, और इनको भी फोटोसिंथेसिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साफ़ रहेंगी अगर पत्तियाँ तो, और ये अच्छे से अपना खाना बनाते रहेंगे और ऐसे ही हेल्दी बने रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मुझे कहनी थी कि इसकी जो जब भी कोई लीफ टूट जाती है या कहीं से स्टेम कट जाता है, तो इसमें से ना थोड़ा सा सैप निकलता है, जो वो वाइट कलर का, जो कि कुछ लोगों के लिए इरिटेंट होता है। तो इसलिए बच्चों से थोड़ा दूर रखें कि ऐसा ना हो कि उनके हाथ पे सैप लग जाए और कोई इरिटेशन या एलर्जी हो जाए। तो मुझे जितना समझ में आया कि बताने के लिए, उतना मैंने इसमें कवर किया है इस वीडियो में। और अगर कुछ रह गया हो जो मुझे बताना चाहिए था लेकिन ना बता पाई हूँ मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और आप भी अपने प्लांट की अच्छी से केयर कर पाएंगे, और आपका भी जो रबर प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा, आपके साथ सालों साल बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।